नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में आज सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे शुरू हुआ। तकरीबन 3 घंटे तक ये सर्वे चलता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है और अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में अपील करेगा। अगली बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं पूजा का। और देखिए, यूपी के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 80 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी ने सपा के ही कई नेताओं को पार्टी में शामिल करा है। साथ ही बसपा और कांग्रेस के भी कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए। अगली खबर आपको बताएंगी प्रिया सिन्हा। देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की पूरी अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। सभापति से बहस की वजह से संजय सिंह पर यह एक्शन लिया गया। इस पर आगे आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अगली बड़ी खबर आयुष सूर्यवंशी। राजस्थान की राजनीति में राजन गुढ़ा की वजह से भूचाल आ गया है। गुढ़ा की लाल डायरी में कौन से राज हैं, इसे लेकर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। गुढ़ा के आरोपों को लेकर राजस्थान विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। इस पर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे हमें शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे की शुरुआत तो हुई, लेकिन महज 3 घंटे ही ये सर्वे चल पाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई सर्वे को बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोका गया है। अब मुस्लिम पक्ष इस मसले को लेकर के हाईकोर्ट जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर जारी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बाकी मॉनसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्हें सस्पेंड करने का प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनि मत से पास हो गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। Current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended. आप संजय जी उसको देखेंगे हमारे। और मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त मेरे साथ ताज़ा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। सुमित, आप लगातार वहां पर बने रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें पेश की गई, आप उसके साक्षी भी बने। क्या कुछ वहां पर हुआ है और अब आगे क्या अपडेट हो सकता है, क्या संभावनाएं? देखिए, मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर जरूर राहत मिली है ज्ञानवापी मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का जो आदेश था जिसमें एएसआई सर्वे कराने की जो इजाज़त दी गई थी एएसआई को, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे और इसकी जो जानकारी है वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो जनरल हैं वो चीफ जस्टिस तक पहुंचाएंगे, ताकि 26 जुलाई से पहले तक जो है बेंच का गठन हो जाए और इसकी सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट सुनिश्चित कर ले। हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और हाई कोर्ट ये तय करेगा कि जो निचली अदालत का जो जिला जज का जो फैसला है उस पर रोक लगेगी या नहीं, ये हाई कोर्ट तय करेगा। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार सीधे तौर पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष को पहले जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष आ सकता है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर है। बुधवार को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस बीच ये भी जानकारी है कि कई कुछ हिंदू पक्ष जो हैं वो कैविएट इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दायर की है और ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सर्वे पर रोक लगाने से पहले, कोई भी आदेश जारी करने से पहले हिंदू पक्ष को जरूर सुने। इसको लेकर हिंदू पक्ष ने एक कैविएट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। तो इंतजार करना होगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो है याचिका लगाएंगे, खासकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने को लेकर, जो कि जिला जज ने इस पूरे मसले को लेकर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, उसको लेकर अभी हाई कोर्ट जो है वो तय करेगा कि रोक आगे भी जारी रहेगी या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत जो है वो
मुस्लिम पक्षकारों को दी है, मुस्लिम पक्षों को दी है। सुमित, आज मुस्लिम पक्ष ने ये कह के राहत मांगी कि हमें थोड़ा भी वक्त नहीं मिला कि हम अपनी अपील दायर कर पाते। अब आगे की तैयारी मुस्लिम पक्ष की क्या है? ऐतराज इस बात को लेकर कि ये सर्वे होना ही नहीं चाहिए या फिर थोड़ी और मोहलत मिलनी चाहिए? क्या उनका आगे पक्ष रहने वाला है कोर्ट में? देखिए, मुस्लिम पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि यह जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि कार्बन डेटिंग का जहां तक सवाल है, कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और सीधे तौर पर कहा था कि इस मामले में जो है दूसरे विकल्प इस्तेमाल किए जाने चाहिए, क्योंकि यूपी सरकार ने भी हामी भरी थी 19 मई को। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कार्बन डेटिंग से ही ये जुड़ा मसला है, क्योंकि परिसर का ही हिस्सा जो है वो कार्बन डेटिंग का ही हिस्सा है। ऐसे में परिसर में जो है वो कार्बन डेट खासकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो सकती है, सर्वे नहीं हो सकती है। हालांकि ये जो तमाम जो दलीलें हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों को अब रखना होगा। उसके बाद अब हाई कोर्ट तय करेगा कि इस पर निचले अदालत के आदेश पर रोक लगे या नहीं। अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो मुस्लिम पक्षकार जो है वो जरूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो गेंद है वो हाई कोर्ट के पाले में, और हाई कोर्ट का फैसला इस मामले को लेकर क्या रहता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसके लिए इंतजार करना होगा। इस बीच देखिए, यूपी में 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी मेगा तैयारियों का आगाज कर दिया है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में सपा, बसपा और कांग्रेस के करीब 17 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली और अब बीजेपी ने तैयारी कर लिया कि महीने में 2 बार इस तरीके से ज्वाइनिंग के कार्यक्रम होंगे। इस सेंधमारी ने यूपी में बीजेपी के विरोधियों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। इसी पर पूरी रिपोर्ट देखिए भारत 24 की। अब की चाहिए 80 में से 80, बीजेपी ने कमर कसी। सेंधमारी और दल बदल, यूपी में बढ़ी हलचल। बीजेपी की सुपर ट्रिक, मोदी लगाएंगे हैट्रिक। विपक्षी कोशिश होगी नाकाम, बोलेगा योगी मोदी का काम। विरोधियों पर प्रेशर, मच गई है भगदड़। तैयारी है कुछ ऐसी, सीटें मिलेगी 80 में से 80। दिल्ली को जीतना जरूरी है तो यूपी को जीतना ही पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर है। प्रदेश में इस बार बीजेपी 80 की 80 सीटों को जीतने की प्लानिंग कर रही है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आ चुके हैं। दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब बीजेपी की नजर 3 और छोटे दलों पर है। इसके अलावा चर्चा तो जयंत चौधरी की भी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन यूपी में बीजेपी की तैयारी ये बता रही है कि वो इलेक्शन मोड में आ चुकी है और इसी वजह से यूपी में सपा के कई नेताओं ने सोमवार को बीजेपी की सदस्यता ले ली। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में इन नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसे बीजेपी की बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आज मैं सभी उत्तर प्रदेश भर से आए अलग अलग दलों के वरिष्ठ नेताओं का सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जिनका बड़ा योगदान, उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, हमारी गरीब कल्याण को समर्पित सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश और देश के विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ जुड़कर उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपके सबके समर्थन में जो भारी संख्या में लोग भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं, मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जो आशा है और विश्वास है 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सांसद जिताने का, उसको आप सबके सहयोग से, आप सबकी ताकत, भाजपा की ताकत के साथ आज लगी है।
उसको जीतने में सफल होंगे और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का स्वप्न साकार होगा। 2047 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत माता की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो मैं आप समझ लीजिए कि लोगों का ये कहना है कि भारत तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। और ये सब आप सब कार्यकर्ताओं की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपके संबल की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से संभव होगा। शामिल होने वाले नेताओं में सुषमा पटेल, अंशुल वर्मा, साहब सिंह वर्मा, शालिनी यादव, गुलाब सरोज जैसे नेताओं का नाम शामिल है। अखिलेश यादव लाख दावे कर ले, अपनी पार्टी को मजबूत बताएं, लेकिन हकीकत में अखिलेश यूपी की राजनीति में कमजोर होती जा रही हैं। अखिलेश ने 2022 में ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी, संजय चौहान, केशव देव मौर्य जैसे नेताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन अखिलेश सत्ता से दूर ही रहे। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार हुई। रामपुर स्वार और 96 की विधानसभा सीट पर उपचुनावी सपा हार गई, तो यूपी के 17 नगर निगमों के मेयर पद पर भी सपा की हार हुई। दरअसल 2014 के बाद से यूपी में सपा लगातार हारती चली आ रही है, तो सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं गठबंधन में शामिल रहे ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और अब जौनपुर में सुषमा पटेल ने भी झटका दे दिया है। सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर से रही विधायक। 2020 में मायावती ने बीएसपी से निकाला, सुषमा सपा में शामिल हुई। 2022 में चुनाव लड़ा, मडियाहू सीट से चुनाव हार गई सुषमा। पश्चिमी यूपी में कुर्मी बिरादरी का मजबूत चेहरा। सुषमा की सास भी 2 बार विधायक रही। डिम्पल यादव की करीबी हैं सुषमा पटेल। 2019 में जौनपुर की सीट बीएसपी के खाते में गई थी। बीएसपी के श्याम सिंह यादव यहां चुनाव जीते थे। 2024 के लिए बीजेपी जौनपुर को लेकर पूरी तरह से किलेबंदी करना चाहती है। इसी वजह से वो जगदीश सोनकर को अपने पाले में लेकर आ गई है। 4 बार विधायक रहे हैं सोनकर। 2022 में टिकट कटने से हुए थे नाराज। मछली शहर से रागिनी सोनकर को मिला था टिकट। एससी वर्ग से आते हैं जगदीश। निकाय चुनाव के बाद से ही साहब सिंह सैनी बीजेपी में जाने की कोशिश में लगे हुए थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं साहब सिंह सैनी। सम्मान न मिलने से नाराज है सैनी। सहारनपुर में मिला था ज्वाइनिंग का निमंत्रण। पश्चिमी यूपी में बड़ा चेहरा है साहब सिंह सैनी। सिर्फ सपा ही नहीं, बीजेपी रालौद में भी सेंधमारी कर रही है और राजपाल सैनी को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने जयंत चौधरी को झटका दे दिया है। राज्यसभा सदस्य रहे हैं राजपाल। पिछड़ा वर्ग से आते हैं राजपाल। आरएलडी के कद्दावर नेताओं में से एक। 2022 में खतौली से हारे थे सैनी। इसके साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव और हरदोई के पूर्व सांसद अंशुल वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को अपने पाले में लाकर बीजेपी पूर्वांचल में मजबूत हो गई। वहीं हाल ही में पीएम मोदी ने गोरखपुर और सीएम योगी ने वाराणसी का दौरा किया था और माना जा रहा है कि पूर्वांचल में इन दोनों के कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस बार उन 14 लोकसभा सीटों को भी जीतना चाहती है जहां 2019 में उसे हार मिली थी। इसके लिए बीजेपी ने अपना मिशन यूपी तेज कर दिया है। योगी का यकीन हैट्रिक है मुमकिन। प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रही हैं योगी। अफसरशाही को लेकर सख्त है योगी। जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता। लाभार्थी सम्मेलन के जरिए संवाद। युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन की सौगात। बीएल संतोष ने सड़क के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आक्रामक होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही स्पेशल 12 टीम का सिलेक्शन हुआ, जो सोशल मीडिया पर बीजेपी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम करेगी। इसके साथ ही यूपी में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार, आयोगों और निगमों में खाली पड़े पद पर भी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम योगी के साथ बीएल संतोष ने मंथन किया। सोशल मीडिया के लिए बड़ी तैयारी। हर लोकसभा सीट के लिए बनेंगे
3000 व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक के जरिए संवाद बढ़ाने की कोशिश, विपक्ष को काउंटर करने की तैयारी। बीजेपी ने तय किया है कि अब महीने में 2 बार इस तरह के ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखे जाएंगे। साथ ही जिलों में भी अलग अलग दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आपके सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। सदन में सभापति से बहस के बाद संजय सिंह पर रिएक्शन लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर जारी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बाकी मॉनसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्हें सस्पेंड करने का प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनि मत से पास हो गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। आप संजय जी उसको देखेंगे, हमारे लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। और जबकि क्वेश्चन आवर चल रहा था, इसमें तो अधिकांश क्वेश्चन विपक्ष के लोगों के थे, लेकिन उसके बावजूद संजय सिंह वेल में आकर और जिस प्रकार से हंगामा कर रहे थे, तो एक अच्छा निर्णय है। और मैं तो चेयरमैन से आग्रह करूंगा भविष्य में और भी लोग अगर इस प्रकार सदन की कार्रवाई को बाधित करें, उनको भी निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। कि जिस तरह से आज आनंद फानन में संजय सिंह को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, हम सारे लोग, पूरा विपक्ष इस चीज के लिए डिमांड कर रहा है कि आप मणिपुर पर चर्चा करिए। चेयरमैन साहब 267 के 27 नोटिस आज जो है रिसीव हुए थे, लेकिन 267 का जिक्र करने के बजाय उससे पहले बाकी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं मणिपुर पर चर्चा से भागने की जो सरकार की रणनीति है, उसका एक परिणाम है। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच भी बहस हो गई। दरअसल मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, जबकि इस मुद्दे पर संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन गुढ़ा की वजह से राजस्थान की सियासत में हंगामा जरूर मचा हुआ है। तो बीजेपी भी गुढ़ा के बहाने कांग्रेस पर हमला बोल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लाल डायरी में छिपा है किसका राज? राजेंद्र गुढ़ा के आंसुओं का सच क्या? कौन सा खुलासा करेंगे गुढ़ा? गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा मीडिया के सामने आए और फूट कर रोने लगे। गुढ़ा बार बार कह रहे हैं कि उनके पास जो लाल डायरी है, इसमें कई राज हैं, जिसका खुलासा सरकार को हिला देगा। राजेंद्र गुढ़ा के दावों में कितनी हकीकत है, इस बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस डायरी की वजह से राजस्थान की राजनीति में भूचाल जरूर आ गया है। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर, मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे। इस मुद्दे को बीजेपी ने सदन में जोर शोर से उठाया और नारेबाजी की। तो राजेंद्र गुढ़ा मीडिया के सामने लाल डायरी खोलने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये डायरी का दूसरा पार्ट है। तो बीजेपी इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर रही है। मित्रों, लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है?
मीडिया से भी गुढ़ा ने कहा कि बचे हिस्से में भी कई राज हैं, जिसकी जांच हो जाए तो सरकार तो संकट में आ ही जाएगी और कांग्रेस के कई नेताओं को जेल भी हो जाएगी। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट,